इन्होंने सरला से एक तहरीर पर दस्तखत लेने के बाद इसे थिएटर में पहुंचा दिया। प्लास्टर और दवाओं के असर से थोड़ी देर बाद उसकी हालत बेहतर हो गई थी। तुमने उसे ये तो नहीं बताया कि 6 बजे की परवाज से तुम्हें अमृतसर जाना है? मैंने पूछा। उसने पूछा ना मैंने बताया, गजाला ने वजाहत की। वो बेचारी जख्मी होने के बाद भी मेरी वापसी के बारे में फिक्रमंद थी। इसे बस इतना बताया गया था कि 4 बजे तुम दोनों चले जाओगे, आबिद ने कहा। उसे अमृतसर या आगरे का कोई जिक्र नहीं किया गया था। बात जरा बेरहमाना है, मैंने गौर से आबिद की तरफ देखते हुए पूछा। लेकिन तुम इजाजत दो तो हम होटल से अपनी गैर हाजिरी के जवाज में सरला वाले हादसे को इस्तेमाल कर डालें। राजघाट अस्पताल से तस्दीक हो जाएगी कि गजाला की सहेली वहां जख्मी हालत में पड़ी हुई है। नहीं, मैं ये मशवरा नहीं दूंगा। सरला को गजाला का नाम नलनी बताया गया था, उसने कहा। वो शुरू से आखिर तक मुझे नलनी ही कहती रही। गजाला ने फौरन आबिद के बयान की तस्दीक कर दी। वो अहम तरीन नुकता था। सफरी दस्तावेजात और होटल के रिकॉर्ड में इसका नाम गजाला था। सरला देवी इसे नलनी के नाम से पहचानती तो शुबे की इब्तदा हो जाती और फिर बाल की खाल निकलनी शुरू हो जाती। मैंने वो ख्याल उसी लम्हे अपने जहन से झटक दिया। तुम अपनी बात पर कायम हो? इसका मतलब ये हुआ कि फाइलों का बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ेगा, आबिद ने कहा। मजबूरी है, जरा बंडल निकालो, मैं एक नज़र देख तो लूँ कि इनमें क्या कुछ है। मैंने ख्वाहिश जाहिर की। आप लोगों के मिशन का क्या रहा? गजाला ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मुकम्मल तरीन कामयाबी हासिल हुई, मैंने आसूदा लहजे में उसे बताया। ग्रीन कोबरा फाइल के साथ पाकिस्तान से मुतालिक बहुत सा अहम रिकॉर्ड हाथ आया है। रावालों का अहम तरीन रिकॉर्ड अब तक जलकर खाक हो चुका होगा। उसी मलबे में नागर की खासतर लाश भी होगी। नागर? गजाला के दहाने से दबी दबी तहायुर ज़दा आवाज बरामद हुई। वो वहां कहां से आ गया? ये बात की बात है, बस ये समझ लो कि उसकी मौत उसे वहां खींच लाई थी। इसी असना में आबिद मसैरी के नीचे से फाइलों का बंडल उठा लाया। ये सब हो चुका है तो अब वक्त तेजी से निकला जा रहा है। मेरे कानों में गजाला की मुस्तरबाना आवाज आई। अब हमें जल्द अज जल्द दिल्ली से निकल जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी इन मसरूफियतों में अमृतसर की परवाज हमारे हाथ से निकल जाए। 4:30 बज चुके हैं। मैंने फाइल के औराक से नजरें उठाकर गौर से उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब अमृतसर को भूल जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में रुककर हर किस्म के हालात का सामना करेंगे। नई कामयाबी के बाद प्रोग्राम की यह तब्दीली जरूरी हो गई थी। हैरिस से गजाला की बड़ी बड़ी और नशीली आंखें पेशानी पर जा चढ़ी और उसने तकरीबन बेएतबारी से दुहराया, आप यहीं ठहरेंगे? क्या इस तरह हम गैर जरूरी खतरात को दावत नहीं देंगे? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन मजर इससे मुत्तफिक नहीं है। आबिदिल को अपनी बात एक मरतबा फिर दोहराने का मौका मिल गया। गजाला ने इस बेचारे की उम्मीदों पर उसी लम्हे ओस डाल दी। उसने किसी तजब्जुब के बगैर कहा, अगर आपने सोच समझ कर यह फैसला किया है तो फिर दुरुस्त ही होगा। मुझे इस पर पूरा एतमाद है, लेकिन बेचारी एन कावेल इस तब्दीली से परेशान हो जाएगी। एन कावेल के जिक्र पर आबिद अली चौंका। मैंने सरसरी लहजे में पूछा, क्यों? उसे क्या परेशानी लाहक हो सकती है? वह रात की ट्रेन से अमृतसर के लिए निकल चुकी होगी, सुबह वहां पहुंचकर हमारा इंतजार करेगी। ये उसकी गलती होगी। मैंने मिल जाने का सरसरी तस्करा किया था, इसे कोई प्रोग्राम तय नहीं हुआ था। हम न पहुंचे तब भी उसे अटारी के रास्ते लाहौर की तरफ अपना सफर जारी रखना चाहिए। हमारी और उसकी दुमें आपस में बंधी हुई नहीं है। एन कब तक अमृतसर पहुंचेगी? आबिद अली ने बेसाख्ता सवाल किया। यह रेलवे शेड्यूल से मालूम हो सकेगा। उसे बता दिया गया था कि आज रात उसे हर हाल में दिल्ली से निकल जाना है। मैंने फाइलें दोबारा बांधते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा वो रात की आखिरी ट्रेन से अमृतसर की तरफ निकल गई होगी। ये फाइलें आप लोग रात के दफ्तर से लाए हैं? गजाला ने मुझसे पूछा। हाँ, मैं देखना चाह रहा था कि इनमें क्या मवाद है, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। हर फाइल में क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल की गई है। मैंने पहले ही देख लिया था कि इन फाइलों को पढ़ना हमारे बस से बाहर है। हर लफ्ज, फिक्रा और नक्शा खुफिया जुबान में है, जिसे इस्लामाबाद में बैठे माहिरीन पढ़ सकेंगे। आबिद ने तबसरा किया, हम सिर्फ रा के नाम और मोनोग्राम को समझ सकते हैं। मुझे याद आ गया कि नीरज शर्मा के दफ्तर में मैं अपनी वीडियो फिल्म की तलाश में सरगर्दा था और आबिद अली उर्फ गोपाल इन कारामद फाइलों में अपना सर खपा रहा था, जिसकी तलाश आई भी वालों के लिए अव्वलीन तरजीह का दर्जा रखती थी। तो मैं इनके अमृतसर पहुंचने के वक्त में यकायक क्यों दिलचस्पी पैदा होगी? मैंने आबिद से पूछा। मेरे ज़हन में ख्याल आया था, अगर इस पर भरोसा किया जा सकता है तो मेरी एक मुश्किल आसान हो सकती है। उसने कहा, तुमको अंदर की हर बात मालूम है, उसके रंगो रूप पर ना जाओ। अपने चेहरे मोहरे से वो अमरीकी जरूर लगती है, मगर उसका दिल हम सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है। अपनी तमाम तर खामियों और खराबियों के बावजूद वो पाकिस्तान के लिए अपनी जान पर खेल जाने का जज्बा रखती है। फिर मैं 6 बजे वाली परवाज से खुद अमृतसर जाता हूँ। दिल्ली से वीरा की वापसी का प्रोग्राम सुन लेने के बाद वो अचानक बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आने लगा था। वो कह रहा था, एन ऐसी औरत है कि मेरे लिए अमृतसर में उस तक पहुंचना दुश्वार नहीं होगा। वो कहीं भी ना मिली तो अमृतसर से वाघा की तरफ जाने वाली ट्रेन पर जरूर मिल जाएगी। मैं ये फाइलें एक थैले में डालकर
उसे दे दूंगा। उसकी तजवीज़ माकूल थी। वो फाइलें हमारे हाथ आ गई थीं तो उनका ज़्यादा देर तक भारत में रहना खतरनाक था। हालात किसी भी वक्त पलटा खा सकते थे। अगर किसी वजह से वो फाइलें हमारे हाथ से निकल जाती तो हम में से कोई भी उम्र भर खुद को मुआफ़ नहीं कर सकता था। तुम ज़रूर कोशिश करो, हम दोनों इस परवाज़ पर नहीं जा रहे, तुम्हें जगह मिल जानी चाहिए। कोई अपनी नींद खराब करके इतने सवेरे महंगा हवाई सफ़र करना पसंद नहीं करता। मुझे सीट आसानी से मिल जाएगी। ये परवाज़ इन लोगों के लिए है जो चंद घंटे अमृतसर में गुजार कर लाहौर की तरफ सफ़र करने का इरादा रखते हैं। एन सफ़ेद फार्म है, इस पर किसी को शुबा नहीं हो सकेगा। यह ख्याल रखना कि लाहौर में उसे इस जिम्मेदारी से जल्द अज जल्द सबको दोष कर दिया जाए। दिल्ली सरहद से दूर है और फिर सदर मकाम है, यहाँ हम बहुत मोहतात रहते हैं। अमृतसर और लाहौर वालों के दरमियान राब्ता रहता है। मैं कोशिश करूंगा कि बागा या लाहौर के रेलवे स्टेशन पर जलाल साहब खुद इन से वो थैला ले लें। यह बंदोबस्त हर एतबार से बेहतर और शानदार रहेगा। मैंने मुसर्रत और इत्मीनान का इजहार किया। इन अहम फाइलों को पाकिस्तान पहुंचाने की वराह आबिद को अचानक सूझी थी। उसने अपने बेसरो सामान कमरे में थैला तलाश करना शुरू कर दिया। वहाँ इन लोगों की ज़रूरियात बहुत महदूद और मुख्तसर थीं, इसलिए कोई थैला वगैरह नहीं मिल सका। शॉपिंग बैग इस कदर हल्का और गैर महफूज था कि ज़्यादा देर तक 11 फाइलों का बोझ नहीं सहार सकता था। कहीं भी थैले की पतली सी परत फटती और सारे खुफिया कागज बिखर कर रह जाते। इस मौका पर गजाला की निस्वानी जहानत काम आई। उसने एक तकिए का गिलाफ उतार कर आबिद के सामने पेश कर दिया। गिलाफ में न सिर्फ सारी फाइलें समा गईं बल्कि मजबूती से लिपट भी गईं। आबिद ने उस गिलाफ को मजबूती से बांधा, शॉपिंग बैग में डाला और फिर एक चरमी दस्ती बैग में महफूज कर लिया। वो इस थैले के साथ अमृतसर की तरफ सफर करने के लिए तैयार था। हम दोनों को अपने मुख्तसर असबाब के साथ होटल वापसी के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। आबिद के लिए इस वक्त भी सिर्फ गरीन कोबरा फाइल अहम तरीन थी, जिसके हसूल के लिए उसे अपने अफसरान बाला की तरफ से हदायत मिली हुई थी। दीगर 10 फाइलों की अफादियत का उसे हकीकी अंदाजा नहीं था। वो इस पूरे पलंदे के लिए बार बार सिर्फ GC का कोड इस्तेमाल कर रहा था। अमृतसर में आबिद को GC वाला थैला वीरा के हवाले करने के सिवा कोई काम नहीं था। इसका इरादा था कि अपना काम पूरा करते ही वो अगली परवाज से दिल्ली वापस लौट आएगा। इस दौरान में वो अपनी गाड़ी पूरी बेफिक्री से दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़ सकता था। इस वक्त हालात कुछ ऐसे नहज पर आ गए थे कि वो दिल्ली से अपनी गैर हाजिरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। उसे अपने साथियों को बरीफ करना था। सरला देवी हादसाती तौर पर अस्पताल पहुंच गई थी। उसकी देखभाल भी जरूरी थी क्योंकि दिल्ली में इनका खुफिया ठिकाना और बाहमी राब्ता इसी के जरिए चल रहा था। वो लोग अपने ऑपरेटर्स नागुज़ीर जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि आम और खुली हुई जगहों पर इसकी नुमाइश नामुमकिन थी, जबकि फ़ोन हर वक्त और हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता था। वो भारत में मामूर इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों के अपने इंतज़ामी मामलात थे जिनसे किसी न किसी हद तक मेरा ताल्लुक भी इस्तवार हो चुका था। इन सब से बढ़कर आबिद के लिए यह बात अहम थी कि मैं खतरनाक फैसला कर चुका था। इसने कोई लगी लिपटी रखे बगैर मुझसे खुले अल्फाज में मुआज़त कर ली थी कि मेरे अंदाज़ों के बरक्स अगर मेरे साथ कोई सख्ती की गई तो वो या उसके साथ ही मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फिर भी मेरी सलामती की तरफ से गाफिर और लाताल्लुक नहीं रह सकता था। थोड़ी देर के बाद हम तीनों ने सरला देवी के गेस्ट हाउस को अलविदा कह दिया। प्रोग्राम यह था कि आबिद हमें हमारे होटल के करीब छोड़कर तेजी से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाएगा ताकि वक्त ज़ाया के बगैर अमृतसर में वीरा तक पहुंच सके। गेस्ट हाउस से होटल की तरफ सफ़र करते हुए मैंने आबिद को सख्ती से मना कर दिया कि वो वीरा को हमारे प्रोग्राम में तब्दीली की हवा भी न लगने थी। अगर उसकी खोपड़ी में यह बात समा जाती कि हम उसे भारत से रवाना करके बेफिक्री से अपना काम जारी रखना चाहते हैं तो वो ख़ास तौर पर मेरी तरफ से बदगुमान हो जाती और उसे लम्हे लाहौर जाने का इरादा तर्क करके दिल्ली वापस लौटने की तैयारी शुरू कर देती। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए हम कनॉट प्लेस के एक हिस्से में अलग हो गए। आबिद अपनी गाड़ी में तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हम दोनों थके हारे स्याहों की तरह खिरामा खिरामा होटल की तरफ हो लिए। कनॉट प्लेस की जगमगाती हुई दुकानें बंद हो चुकी थीं, सारी रौनकें दम तोड़ चुकी थीं, मगर फिर भी वो इलाका सुनसान नहीं हुआ था। कहीं कहीं कोई शब बेदार जोड़ा या कोई बहका हुआ शराबी मस्त खरामी करता हुआ नजर आता था। शहर के इन मेहमानों का साथ देने के लिए दिल्ली के बल्दियाती अमले के मुतअद्दिद मर्दोजन अपनी झाड़ुएं संभाले सड़कों पर निकल आए थे ताकि अगली सुबह के बाजार सजने से पहले पिछले रोज का कूड़ा करकट समेट कर ठिकाने लगा सके। हम होटल के रोशन बगैर ख्वाबीदा पोर्च में दाखिल हुए तो बावर्दी दरबार ने दूर ही से अंदाजा लगा लिया कि होटल के थके हारे मेहमान वापस आ रहे हैं। उसके अमा पर एक नौजवान और बावर्दी पोर्टर दरवाजा खोलकर तकरीबन दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया और उसने हमारे मुख्तसर थैले अपनी तहवील में ले लिए। वो बहुत ज्यादा नहीं था, मगर इस वक्त मुझे गिरा गुजर रहा था। मुझे खुशी हुई कि होटल का मुस्तैद अमला
अपने मेहमानों की खिदमत के लिए इतना चौकन्ना रहता था। मुसाफिरों से माकूल टिप की उम्मीद अपनी जगह एक मुहर्रिक थी, लेकिन उसके बावजूद वो सर्विस मुतासिर कुन थे। रात अपने आखिरी सांस पूरे करके दम तोड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद सुबह का मुल्कजा उजाला रात के घूर अंधेरों को निगल जाने वाला था। इन लम्हात में होटल के अमले पर भी थकान और सुस्ती तारी हो चुकी थी, मगर मुझे देखते ही काउंटर पर मौजूद लड़की ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली थी। गजाला काउंटर से जरा दूर रुक गई थी। वो लड़की मेरे लिए अजनबी थी, मगर नवीद ये थी कि होटल में कमरे दस्तयाब थे। मेरे मजीद इस्तफसार पर मालूम हुआ कि वो कमरा भी खाली था जो पिछली शाम तक हमारे तसर्रुफ में था। बज़ाहिर होटल में मेरा वो क़याम पिछले क़याम का तसलसल था, लेकिन इस लड़की की हद तक सब कुछ नया था। इस बार मैंने पिछली गलती का अजाला करते हुए अपने और गजाला के लिए अलग अलग कमरों की फरमाइश की। मेरे पुराने कमरे से मुल्हिक कोई कमरा खाली नहीं था, मगर लड़की ने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए गजाला के लिए उसी फ्लोर का एक करीब तरीन कमरा बुक कर दिया। मुख्तसर सी रस्मी कार्रवाई की तकमील के दौरान में लड़की पर मुंकशफ हुआ कि पिछली शाम हम इसी होटल में मुकीम थे। गैर मुल्की बल्कि शायद पाकिस्तानी होने की वजह से हमारा यह बताना जरूरी था कि इस होटल में क़याम से पहले हम कहाँ रह रहे थे। हम होटल के चेक इन टाइम से पहले बल्कि अलल सबा होटल पहुंचे थे और हम पर गुजरी हुई रात का किराया अदा करना वाजिब था। यूं असूली तौर पर इस होटल में हमारा क़याम मुसलसल हो गया। बस दरमियान में बुकिंग की तनसीख और तजदीद का मुख्तसर दौरानिया था जो चंद घंटों से ज़्यादा नहीं था। अलग अलग कमरों की तजवीज़ मुझे बर वक्त सूझी थी। मैंने वो बात गजाला को बताई तो उसका मुंह बन गया। इसकी क्या जरूरत थी? हम कमरों के दरो दीवार तकने के लिए तो यहाँ नहीं आए। मैं आपके कमरे ही में रहूंगी, जहाँ चाहो रह लेना। मैं नरमी से उसे समझाया। ये न भूलो कि पासपोर्ट के मुताबिक हम मियाँ बीवी नहीं हैं। हमारे एक कमरे में क़याम की वजह से चेकिंग के दौरान में एक पुलिस अफसर और फिर रीना अजीत राय हमारी तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो तल्ख तजर्बा याद आती गजाला के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर की। आप हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और वो कभी बिला जवाब नहीं होता। पोर्टर हमारे सफरी थैले लिए लिफ्ट के पास हमारा मुंतजिर था। मुख्तसर से बाहिमी मुज़ाकरात के बाद हम उसी तरफ लिए। हमें हम दोनों के कमरों तक पहुंचाने के बाद पोर्टर ने बख्शिश ली और वापस चला गया। इस वक्त गजाला मेरे कमरे में थी। कमरे के खुनक और ख्वाब आवर माहौल में पहुंचते ही रात भर की लंबी भाग दौड़ अपना रंग दिखाने लगी थी। नागर से होने वाली दस्त बदस्त लड़ाई में आने वाली चंद अंदरूनी जरबात की तकलीफ भी सर उभार रही थी और राह के एक विंग में आतिशजनी के बाद पुलिस या किसी एजेंसी का पहली बार सामना करने तक बहुत ज्यादा मोहतात रहना चाहता था। मेरी कोशिश थी कि मेरे कमरे में कोई मुश्तबा चीज मौजूद ना हो। मैंने अपने बैग में से बीम गन और आबिद का दिया हुआ ऑपरेटर्स निकाला और गजाला के साथ उसके कमरे की तरफ लिया। वो चीजें वहां महफूज रह सकती थी। आप CSD भूल गए? मेरे कमरे से निकलते हुए गजाला ने याद दिलाया। महफूज राब्ते के लिए वो आला नागुज़ीर है, उसे मैंने दानिस्ता रोक लिया है। मैंने कहा, इस वक्त ऐसी हर चीज खतरनाक है। आने वाले बिगड़े हुए तेवरों के साथ आएंगे। आपको कम अज कम अगले 24 घंटों तक बहुत ज्यादा एहतियात से काम देना होगा। एन जा चुकी है, आबद भी शहर छोड़ने वाला है। आपको किससे रब्ता करने की जरूरत पेश आएगी? मैंने लम्हा भर के लिए सोचा। गजाला का आखिरी सवाल वाकई जानदार था। मैं CSD लेने के लिए वापस मुड़ गया। होटल के एक ही फ्लोर पर वाक़ मेरे और गजाला के कमरों में ज्यादा फर्क नहीं था। बेशकीमत फर्नीचर में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो तीनों चीजें छुपाई जा सकें। कुछ देर की जिद्दोजहद के बाद मैं एक गोशे में से फॉल्स सीलिंग का बड़ा सा टुकड़ा ऊपर उठाने में कामयाब हो गया, जो शायद बरकी तारों और एयर कंडीशनिंग के निजाम की देखभाल के लिए मजबूती से नहीं जोड़ा गया था। यह खतरा था कि होटल का फनी अमला किसी शिकायत की सूरत में इस मकाम तक पहुंच जाता, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि इब्तदाई खतरनाक वक्त पूरा होने तक हम में से कोई होटल वालों से किसी किस्म की शिकायत नहीं करेगा। ये इम्कान न होने के बराबर था कि दूसरे कमरों की शिकायत के अजाले के लिए हमारे कमरों के किसी हिस्से की छेड़छाड़ की जरूरत महसूस की जाती। गजाला ने अपना कमरा मुकफ्फिल किया। हम दोनों ने पुराने कमरे में लौट कर बारी बारी शब ख्वाबी के कपड़े पहने और खुनक फिजा में आरामदेह बिस्तर पर ढेर हो गए। मैं न जाने कब तक गहरी नींद सोता रहा। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे चारों तरफ घंटियां ही घंटियां बज रही हों और कुछ नामालूम लोग मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। इब्तिदा में शायद वो ख्वाब का हिस्सा था, लेकिन वो ख्वाब हकीकत पर इतना हावी था कि मेरी नींद ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकी और आंख खुल गई। मेरा कमरा वाकई आवाजों से भरा हुआ था। एक तरफ फोन की घंटी मुसलसल बजे जा रही थी, दूसरी तरफ कोई खासी तेज आवाज में मेरे कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने बेइख्तियार गजाला की तरफ देखा। वो चादर ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। चंद लम्हों के लिए मैं फैसला नहीं कर सका कि पहले किधर तवज्जो दूं। फोन मेरे करीब बल्कि सरहाने बज रहा था, इसलिए मेरे हाथ खुद ब खुद रिसीवर की तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ जो कोई भी था फट पड़ने के लिए बेचैन था।
फोन की घंटियों का सिलसिला मौकूफ होते ही उसने समझ लिया कि रिसीवर उठा लिया गया था। मेरी कोई आवाज सुनने से पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया। अभी तक कहाँ मरा हुआ है, दरवाजा खोल वरना मेरे साथी दरवाजा उखाड़ देंगे। वो गुराट सुनते ही मैं सन्नाटे में आ गया। किसी 5 स्टार होटल में ऐसी हुंडागर्दी और दीदा दिलेरी मेरे तसव्वुर से बाहर थी। मैं जिन लोगों की जद में आया हुआ था उनसे कुछ भी बाइदज क्यास नहीं था। वो हर किस्म की दरिंदगी और जबरदस्ती के मुजाहरे पर कादिर था। मुझे यकीन हो गया कि वो राह का कोई आदमी था जो होटल की लॉबी से इंटरकॉम के जरिए मुझे बेदार करने की कोशिश कर रहा था। ऊपर उसके साथी मेरे कमरे के दरवाजे पर मौजूद थे। मेरे लिए दरवाजा खोलने के सिवा कोई राह नहीं थी। मैं राह वालों की तरफ से ऐसे किसी भी वहशियाना इब्तदाई रद्द-ए-अमल के लिए तैयार था। इनका खूनी भेड़िया अपने ही एक दफ्तर में इबरनाक मौत मारा जा चुका था। इनका अहम तरीन रिकॉर्ड आग के बेरहम शोले चाट गए थे। किसी जख्म खोरदा सांप की तरह वो कहीं भी फन मार सकते थे। अगर मैं कमरे का दरवाजा खोलने में ताखीर करता तो वो शायद दरवाजा ना उखाड़ते, लेकिन होटल की इंतजामिया से मदद लेकर मास्टर की के जरिए ताला खुलवा सकते थे। मैंने तेजी से बिस्तर छोड़ा और लपक कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही 2 सेहतमंद और जोशीले नौजवान अंदर घुस आए। इनमें से एक के हाथ में रिवाल्वर दबा हुआ था। हाथ ऊपर उठाओ और दीवार से मुंह लगाकर खड़े हो जाओ। मुसल्ला नौजवान अपने रिवाल्वर के नाल को जुम्बिश देकर तेजी से घुराया। वो दोनों खासे मुश्तैल नजर आ रहे थे। मैंने खामोशी से उस हुक्म पर अमल कर डाला। इस दौरान में मैंने ये देख लिया था कि इसका दूसरा साथी किसी तवक्कुफ के बगैर कमरे के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया था। इस दौरान में गजाला की नींद भी उचट गई थी। वो बरहमी से कह रही थी, ये क्या तूफान बदतमीजी फैला हुआ है? तुम कौन हो और किसकी इजाजत से कमरे में आए हो? यहाँ के सामान को क्यों उलट पलट रहे हो? बक बक मत करो और खामोश बैठी रहो। मेरे कानों में दूसरे शख्स की आवाज आई, हमें अपना काम करने दो। अगर तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी ठुकाई करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका वो जवाब तल्ख और बदतमीजी पर मबनी था, मगर मैंने अपने दिमाग को काबू में रखने का फैसला किया हुआ था। मैंने इस जवाब में एक दिल खुशकुन पैगाम छुपा हुआ महसूस किया। इस गजाला की ठुकाई के साथ मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। इससे यह जाहिर होता था कि वो गजाला के साथ तशद्दुद करने का कोई इरादा नहीं रखते थे। इसकी तरफ से कोई मुजाहमत की जाती तो वह हाथ उठाने पर मजबूर हो जाते। गजाला की जहानत से मुझे उम्मीद थी कि उसने भी नोवार्द के अल्फाज में पनाह पैगाम को समझ लिया होगा और उसकी रोशनी में मोहतात रवैया इख्तियार करेगी ताकि उसे इनकी तरफ से किसी ज्यादती का खतरा ना पैदा हो। गजाला ने इस दौरान शायद ये देख लिया था कि मैं दोनों हाथ उठाए और दीवार से मुंह लगाए खड़ा था। अपनी पोजीशन की वजह से मुझे इल्म नहीं था कि कमरे में क्या कार्रवाई हो रही थी। गजाला ने मुझे इनके अज़ाइम से बाखबर करने के लिए बुलंद आवाज में कहा, तुमने पूरा कमरा बखेर कर रख दिया है। मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज की तलाश है। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। दूसरे ने दुरुस्त आवाज में जवाब दिया, हम अपना काम खुद कर लेंगे। तुम खामोश खड़ी रहो, हमारा वक्त बर्बाद न करो, वरना तुम एक ही ज़र्ब में कई घंटों के लिए बेहोश हो जाओगी। यह कुदरत की तरफ से एक इनाम था कि इन दोनों का ताल्लुक मर्दों के उस कबीले से था जो औरतों के बारे में साफ सुथरी सोच रखता है, वरना इस वक्त तक राह के बारे में जो कुछ सामने आया था वो बहुत गंदा और घिनौना था। भारत की सबसे ज्यादा फाल खुफिया एजेंसी राह की उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। 60 के अशरे में भारत की सिविल और फौजी एजेंसियों की मायूस कुन कारकर्दगी और इसके नतीजे में नफा में चीन के हाथों भारत की जिल्लत अमेज शिकस्त के बाद ये जरूरत शिद्दत से महसूस की गई थी कि नई बुनियादों पर नए खून के साथ किसी खुफिया तंजीम की बुनियाद रखी जाए ताकि आइंदा ऐसी फाश गलतियों का आदा ना हो सके। राह के घाघ बानी ने इस काम की इब्तिदा पेशा वराना बुनियादों पर की थी, लेकिन जल्दी राह का चलन बदलना शुरू हो गया और इसके बड़ों ने गिरदोपेश के मुल्कों में बढ़ते हुए मुआशरती इख्तलात और बहरारवी की बुनियादों पर औरतों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हिंदू मजहब और मुआशरत में हमेशा से मर्द को नाकाबिल शिकस्त बर्तरी हासिल रही है। औरत को तीसरा और सबसे निचला दर्जा दिया जाता है। रंडवे मर्द को मुआशरे में पूरी इज्जत दी जाती थी, लेकिन चंद अशरों पहले तक बेवाओं को मनहूस और बदकिस्मत करार देकर अपने शोहरों की चिता में जिंदा जल मरने पर मजबूर किया जाता था। जदीद भारत में वो शर्मनाक मुजाहरा खाल खाल बाकी रह गया था, लेकिन औरत की जिल्लत और तहकीर का सिलसिला जारी था। बहुत से खानदान बेवाओं को अपने लिए नेक शगुन नहीं समझते थे। इनको ससुराल वाले कबूल करते थे, न मेके वाले, और ना ही कोई जगह देने को तैयार होते थे। ऐसी मजबूर और बेसहारा औरतों के गुजारे के लिए पूरे भारत में जा बजा अनाथ आश्रम कायम थे, जहाँ ऐसी औरतों से बेगार ली जाती थी। इन आश्रमों में पंडित, महन्नत और पुजारी खूबसूरत और जवान बेवाओं के वजूद से अपनी शामों को हसीन बनाते थे। ये वाकयात खुले राज की तरह हर भारतीय के इल्म में थे, लेकिन कोई ये जुल्म पर एहतजाज नहीं करता था, क्योंकि इनके धर्म में औरत एक पस्त मखलूक थी जिसे मर्द की खिदमत, खुशी,
ऐशो इशरत के लिए पैदा किया गया था। अपने शौहरों को निगल जाने वाली औरतों के लिए पूरे हिंदू समाज में हमदर्दी का कोई जज्बा नहीं था।